जायंट वॉरियर पायरेट्स एगहेड आइलैंड से निकलने के लिए तैयार हैं। लूफी, डोरी और ब्रोगी भी शिप तक पहुंच जाते हैं। बोनी अपनी पावर से डॉल और ब्लूग्रास को छोटे बच्चों में बदल देती है ताकि वो उनके अगेंस्ट कुछ न कर सकें। स्ट्रॉ हेड्स भी लेबो फेज से पानी में जंप करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन तभी मार्स जायंट की शिप की तरफ उड़ता हुआ आता है और एक पावरफुल ब्लास्ट छोड़ देता है, चिल्लाते हुए, मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने नहीं दूंगा। जायंट्स उसके अटैक को ब्लॉक करते हैं ताकि बोनी के ग्रुप को कोई चोट न पहुंचे। इसी बीच लूफी पेट भरकर खाना खाता है और एक बार फिर गियर 5 फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है। वो बोनी को इनकरेज करता है कि वो उसके साथ मिलकर मार्स का सामना करे, लेकिन बोनी थोड़ी कंफ्यूज थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि लूफी की निका पावर कैसे काम करती है। वो ये सोच रही थी कि तभी उसे याद आता है कि लूफी ने कहा था कि गियर 5 का मतलब कंप्लीट फ्रीडम। तो बोनी डिस्टॉर्शन फ्यूचर का यूज कर अपनी मोस्ट फ्री फॉर्म में बदल जाती है। और अब हमारे पास 2 सन गॉड निका हैं जो मार्स से फाइट करने के लिए तैयार हैं। उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि दूसरे एल्डर्स और आयरन जायंट तक उसे फील कर पाते हैं। लेबो फेज में स्टेसी काकू को उसके बबल से फ्री कर देती है। काकू उसे वॉर्न करता है, हाँ हम कभी कॉलीग थे, लेकिन जब लुची आएगा मैं उसे नहीं रोक पाऊंगा। इससे पहले स्टेसी कुछ कह पाती, काकू कहता है चली जाओ यहाँ से, और स्टेसी उसकी बात मान लेती है। मार्स लूफी पर अटैक करता है, लेकिन लूफी के पास एक प्लान था। वो मार्स को पकड़ लेता है और अपने आप को बलून शेप में फुला लेता है, जिसके बाद वो सांजी, फ्रैंकी और बोनी को उस पर अटैक करने को कहता है। वो सब लूफी पर अटैक करते हैं और लूफी उन सब की एनर्जी गोमू गोमू नो डॉन बलून में ट्रांसफर कर मार्स को दूर फेंक देता है। बेसिक फिजिक्स। खैर सांजी नोटिस करता है कि 1000 सनी अभी तक नीचे नहीं लैंड हुई है, तो एटलस डिसाइड करती है कि वो खुद वहां जाकर देखेगी क्योंकि उसे पता था कि लिलिथ खतरे में है। अचानक वेगापंक का ब्रॉडकास्ट फिर से चालू हो जाता है और एक बार फिर सारी दुनिया वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को सुनने लगती है। यॉर्क एल्डर से कहती है, ब्रॉडकास्ट सिर्फ टेम्पररी रुका था। इस ट्रांसमिशन को पूरी तरह से रोकने के लिए तुम लोगों को टेंटेन मुशी को तबाह करना पड़ेगा। इसी बीच एगहेड के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर पीटर रेस्क्यू किए गए सेराफिम और साइफरपोल एजेंट्स को अपने मुंह से बाहर फेंकने लगता है, जिसके बाद वो एक पावरफुल सक्शन अटैक यूज करता है ताकि जायंट वॉरियर पायरेट्स वहां से भाग न सकें। लेकिन लूफी तुरंत उसे पंच मारकर उसके अटैक को रोक देता है। तभी वॉरक्यूरी गुस्से में कोस्ट की तरफ दौड़ता है। उसका टारगेट था उनकी शिप को तोड़ देना, लेकिन एकदम से आयरन जायंट समुद्र से बाहर निकलता है और वॉरक्यूरी को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे उसका एक टस्क टूट जाता है। खैर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें जॉय बॉय आयरन जायंट को एमेट नाम से पुकारता है और कहता है इस चीज का इस्तेमाल तभी करना जब वक्त सही होगा। अब एक और फ्लैशबैक शुरू होता है। 26 साल पहले डॉक्टर क्लोवर पंक हजार्ड आए थे वेगापंक से मिलने के लिए। उनका पर्पस था वॉइड सेंचुरी की रिसर्च में वेगापंक की मदद लेना, लेकिन वेगापंक मना कर देता है और कहता है मैं अब एक सरकारी साइंटिस्ट हूँ। वेगापंक क्लोवर के बार बार सरकार के खिलाफ जाने से परेशान था। वो क्लोवर को वॉर्न भी करता है, अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन तेरे साथ साथ तेरे दोस्तों की भी जान जाएगी। तभी क्लोवर एक शॉकिंग बात बताता है, एक आदमी जो विल ऑफ डी कैरी करता था उसे बिना किसी वजह के मार दिया गया। वो आदमी मेरा बड़ा भाई था। मेरा असली नाम क्लो डी क्लोवर है। क्लोवर का मानना था कि किसी को सिर्फ उसके नाम के लिए मार देना गलत है और उसे जानना था कि ऐसा क्यों होता है, जिस पर वेगापंक कहता है इतिहास के कुछ ऐसे राज हैं जिन्हें सरकार हमेशा मिटाना चाहती है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो तुमने मुझे आज बताया है मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन तुम संभल कर रहना। जिस पर क्लोवर कहता है वेगापंक मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहूंगा। द वॉइसेस ऑफ पास्ट विल बी हर्ड। 4 साल बाद वेगापंक को खबर मिलती है कि ओहारा पर बस्टर कॉल हुई है। क्लोवर मर चुका है और उस मोमेंट में वेगापंक खुद से पूछता है क्या उसकी रिसर्च सच में इतनी इम्पोर्टेंट थी कि उसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। लेबो फेस के टॉप पर लिलिथ स्ट्रॉ हैट्स को 1000 सनी को टेक ऑफ करने से रोकती है। वो कहती है नोशजुरू को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है वरना हम अपना टारगेट मिस कर देंगे। लेकिन तभी एटलस पीछे से आकर लिलिथ को नॉकआउट कर देती है, जिससे यॉर्क को सिग्नल मिलता है कि लिलिथ नहीं रही और बस
अब एटलस बची है। एटलस क्रू से कहती है, लिलिथ का ख्याल रखना, नुजुरु को मैं संभालती हूँ। क्रू कूब दी बस्ट का इस्तेमाल कर लैब ऑफ फेस से टेक ऑफ करता है, जबकि एटलस नुजुरु को सनी के रास्ते से हटा देती है। दूसरी तरफ एमेट लूफी को ग्रीट करता है और खुशी से बोलता है कि जॉय बॉय को दोबारा देखकर अच्छा लगा। वो वॉरक्यूरी और पीटर को नोटिस करता है और लूफी को कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तुम लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन जब वो पीटर से फाइट करने की कोशिश करता है तो उसका आर्म मेल फंक्शन हो जाता है और पीटर उसके हाथ को काट देता है। लेकिन एमेट अपने एक हाथ से पीटर को उसी जगह पर होल्ड कर रखता है। वहीं सैटर्न जायंट्स की शिप पर जंप करता है और लूफी के ग्रुप का सामना करता है। दूसरी तरफ थाउजेंड सनी जैसे ही समुद्र में गिरने वाली होती है, एटलस नुजुरु को रोकने के लिए खुद को ब्लास्ट कर देती है। यॉर्क खुश हो जाती है क्योंकि अब वो एक लौती वेगापंक बची है, लेकिन एल्डर्स कहते हैं कि वेगापंक के ब्रॉडकास्ट को रोकना अभी भी बाकी है। लूफी का ग्रुप अब सैटर्न से लड़ रहा था। बोनी एक बार फिर अपनी निका फॉर्म एक्टिवेट करती है और सैटर्न को रोकने का डिसीजन लेती है, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स के साथ जो किया उसे उसका बदला लेना था। बोनी इमोशनल होकर कहती है कि वो अपने माँ बाप के साथ एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती थी और जब वो अकेली होती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था, लेकिन अब वो उनके लिए जीना चाहती है। जिसके बाद वो लूफी के साथ मिलकर सैटर्न पर पावरफुल पंचेस की बरसात कर देती है और सैटर्न को शिप से दूर फेंक देती है। इसी दौरान वेगापंक का ब्रॉडकास्ट कंटिन्यू था, जिसमें वो कहता है, एक दिन वॉइड सेंचुरी की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आएगी और ये दिन ज्यादा दूर नहीं है। जिन लोगों की एंसेस्ट्री यूनिक होती है उन्हें गवर्नमेंट सिस्टमिकली एक एक कर मिटा रही है, क्योंकि वो ट्रुथ के बहुत करीब हैं। आयरनिक बात ये है कि जिन लोगों को गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा दबाया है वही लोग सच के सबसे करीब हैं और अब वन पीस मिलने का टाइम भी बहुत करीब आ रहा है। वेगापंक एंड में कहता है, दुनिया का फाइनल फेट उस इंसान के हाथ में है जो वन पीस तक पहुंचेगा। ये सब सुनकर दुनिया भर के सिटीजन्स और मरीन्स फ्यूचर को लेकर टेंशन में आ जाते हैं। वहीं पायलट क्रू और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं वन पीस को ढूंढने और दुनिया पर राज करने के लिए। समुंदर में ऑगर और डिवॉन कैरबू को अपनी शिप पर ले आते हैं और टीच से पूछते हैं कि इसके साथ क्या करना चाहिए। टीच कहता है, इसे ले चलो, लेकिन अगर इसकी इंफॉर्मेशन बेकार निकली तो मैं खुद ही इसका काम तमाम कर दूंगा। खैर, वेगापंक अपने ब्रॉडकास्ट में जॉय बॉय के बारे में कुछ और भी बताने की कोशिश करता है, लेकिन वॉरक्यूरी एमेट पर दोबारा अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन डेंडेनमुशी डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैसेज परमानेंटली खत्म हो जाता है। जिसके बाद सारे एल्डर्स लूफी के पीछे पड़ जाते हैं। एमेट बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। वो लूफी से माफी मांगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि लूफी ही जॉय बॉय है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर लूफी चिल्लाकर अपना नाम बताता है, जिसे सुनकर एमेट स्माइल करते हुए उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि लूफी की वजह से उसे एक बार फिर ड्रम ऑफ लिबरेशन सुनाई दिए। वो कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो अपने अंदर बंधी हुई नॉट को खोल देता है। जैसे ही वो नॉट खुलती है, एक पावरफुल सुप्रीम किंग हाकी का ब्लास्ट होता है, जिससे सारे मरीन्स नॉकआउट हो जाते हैं और एल्डर्स को अपनी ट्रांसफॉर्मेशन तोड़कर वापस मैजुआ रिट्रीट करना पड़ता है। इमू भी इस हाकी को फील करती है और तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेती है कि ये जॉय बॉय की हाकी है। थोड़ी देर बाद सनी सेफली समुद्र में लैंड करती है, लेकिन सब लोग कंफ्यूज थे कि एल्डर्स अचानक कैसे गायब हो गए। एगहेड में सैटर्न अब भी एमेट के सामने खड़ा था। एमेट को जॉय बॉय के साथ हुई एक पुरानी बात याद आती है। जॉय बॉय ने एक बार एमेट के अंदर अपनी हाकी का नॉट बांध दिया था, ताकि अगर कभी वो एमेट के साथ ना हो तो ये हाकी का नॉट एमेट के काम आए। एमेट खुशी से इस आइडिया को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे लगा था कि जॉय बॉय हमेशा उसके साथ रहेगा। एमेट ने उसी हाकी का इस्तेमाल स्ट्रॉ हैट्स को बचाने के लिए किया और इसी सेक्रीफाइस के साथ एमेट की पावर खत्म हो जाती है और वो रुक जाता है।